Hi everyone, this is Mohammad Zaid Hashmi and welcome to your favorite such channel Physics by Zaid Hashmi। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालना सीख रहे थे विद द हेल्प ऑफ पाम रूल एंड कर्ल रूल। तो पाम रूल हम लोग यार बहुत अच्छे से सीख लिए थे, थोड़ा सा कर्ल रूल भी हमने बता दिया था वहां पर। थोड़ा सा आज हम क्या करेंगे, कर्ल रूल पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीखेंगे, उसका फॉर्मूला सीखेंगे, किस तरीके उसका फॉर्मूला आता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप देखें कर्ल रूल की बात, तो कर्ल रूल में क्या बोला गया था? कर्ल रूल में बोला गया था कि अपने अंगूठे को करंट का डायरेक्शन रखो और अपने चार के चारों उंगलियों को क्या करो, कर्ल करो। तो जो सेंस ऑफ रोटेशन हमारे चारों उंगलियों का होगा वही सेंस ऑफ रोटेशन हमारे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। क्या बोला? अपने अंगूठे को हमेशा करंट का डायरेक्शन रखो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा वायर में उसी डायरेक्शन में अंगूठे को रखो और अपने चार के चारों उंगलियों को क्या करो, कर्ल करो, घुमाओ, टर्न करो। तो सेंस ऑफ रोटेशन हमारे उंगलियों का जो होगा वही सेंस ऑफ रोटेशन हमारे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। जैसे मैं अगर बात करूं तुमसे कि मान लेते हैं ये हमारा वायर है जिसमें करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, है ना। जिसमें करंट किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। मतलब एक लंबा सा वायर है, बहुत लंबा वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, है ना, उसका शेप कैसा होगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, तो अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन रखेंगे और अपने उंगलियों को घुमाएंगे। तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है यार? सेंस ऑफ रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ऑफ रोटेशन इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आपसे कभी बोला जाए कि ये आपका क्या है, ये आपका करंट है, मतलब बाहर की तरफ, और अगर बाहर की तरफ करंट है तो बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखें, उसके बाद अपने उंगलियों को घुमाना है। तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर सेंस ऑफ रोटेशन तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या हो गया, सेंस ऑफ रोटेशन, ऐसा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो क्रॉस और डॉट से दिखाया है ये किसका डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इस मेथड से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट पे किधर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड में दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टेंजेंट बना दो, खुद ही समझ में आ जाएगा किधर होगा, इस साइड में। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ टेंजेंट बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एरो को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या कर देंगे, टेंजेंट बना देंगे। जैसे टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ रहे थे। तो ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और अगर आप इसके इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट बनाएंगे, किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहां पर बनाएंगे तो यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पे बनाएंगे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगा, और यहां पे बनाएंगे तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ल रूल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे किसी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ना। किसी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका क्या है, एक वायर है जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस इज योर वायर जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस वायर का कुछ नाम दे देते हैं यार, P और Q। तो इस वायर का जो ऊपर वाला हिस्सा है P, ये कुछ एंगल बना रहा है इस पॉइंट पर, है ना। इसको भी P ले लिया क्या, इसको कुछ ले लो, तब इस वायर का नाम दे दो, A दे दो और A डैश दे दो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया,
P। अब सही है। तो इस वायर का जो ऊपर वाला हिस्सा A है, ये हमारे इस वाले P पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा, ठीक। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये P पॉइंट से कितना एंगल बनाते हैं, कितना एंगल बनाता है, मान लेते हैं बीटा। बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सेंस ऑफ रोटेशन कैसा बनाया, अल्फा का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज बनाया और बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब द सेंस ऑफ रोटेशन अल्फा एंड बीटा इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, जस्ट अपोजिट है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि अल्फा बीटा तो मैंने दे दिया, लेकिन यहां पे अगर मैं पूछूंगा थीटा क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा, और थीटा बराबर यहां क्या लिखेंगे, माइनस बीटा। क्यों माइनस प्लस लगाया, क्योंकि भाई सेंस ऑफ रोटेशन जस्ट अपोजिट है ना। अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो मैं थीटा बराबर पॉजिटिव अल्फा लिख रहा हूं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। साइन तो अपने से मान सकते हैं हम ना। तो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव माना, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई लड़का ऐसा भी बोल सकता है, सर एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मान लें, क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लें तो क्या होगा, तो भी तू सही आंसर निकालेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं किताबों के हिसाब से बता रहा हूं, किताबों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मानता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मान रहा है, इसलिए उस हिसाब से मैंने उसको प्लस और इसको माइनस लिखा। इतनी बातें। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यह था एक फाइनाइट वायर है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये वायर इस पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और नीचे वाला पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, बीटा, है ना। अल्फा और बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन जस्ट ऑपोजिट है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे कर्ल रूल से, है ना। तो सपोज कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। मान लिया कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो कौन, बायर्ट-सेवर्ट लॉ, है ना। जो तरीका होगा आपके पास, जो रूल होगा, जो लॉ होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, उसी की मदद से तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, बायर्ट-सेवर्ट लॉ, which is dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। जहां पे थीटा क्या होता है, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और dl वेक्टर क्या होता है, dl वेक्टर होता है छोटा सा एलिमेंट, जिस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इसका मतलब बायर्ट-सेवर्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ फाइनाइट वायर। पहली बात तो ये। तो बायर्ट-सेवर्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, कहां लगा सकते हैं बायर्ट-सेवर्ट लॉ, बायर्ट-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। हमेशा बायर्ट-सेवर्ट लॉ की मदद से हम स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कूलम्स लॉ लगाते हैं, तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं। पॉइंट चार्ज पर ही कूलम्स लॉ लग सकता है, खूब बड़े से सिस्टम पर कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। कोई अगर बॉडी है, बॉडी पर अगर कोई चार्ज दे दोगे तो उसकी वजह से कूलम लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते या फोर्स नहीं निकाल सकते। अगर कोई रॉड है, उस पर अगर चार्ज है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली आप कूलम लॉ लगाकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से यहां भी क्या बोला जा रहा है, मतलब फॉर्मूला तो रेडी है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको जानना है कि बायर्ट-सेवर्ट लॉ की मदद से डायरेक्टली हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटा सा पार्ट काटना पड़ेगा, क्योंकि बायर्ट-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर छोटा सा पार्ट। तो हमने क्या किया, हमने y पे जाकर छोटा सा एलिमेंट काट लिया, जिसको मैं क्या बोलता हूं, dy। इसके कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला यहां पर, जो कि कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाता हूं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाता हूं। ये आपका है, ये है आपका आइडियल, मतलब इसमें करंट होगा ना I, है ना। ये आपका छोटा सा एलिमेंट है यहां पर, और ये डिस्टेंस कितना है, y, ये डिस्टेंस कितना है, x, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये क्या होगा, r। यही तुम्हारा r होगा। तो r क्या होता है, r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड हम यहां निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट यहां है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। तो dy का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, dy का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ होगा,
और आर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो जो फॉर्मूले में थीटा आता है, साइन थीटा में जो थीटा आता है वो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, dy और आर के बीच का एंगल होता है, dy और आर के बीच का एंगल होता है। अगर मैंने ये थीटा माना है तो ये एंगल कितना बना बेटा, अगर मैंने थीटा माना, वो माना है मैंने थीटा, तो ये एंगल कितना बना तुम्हारा, ये एंगल तुम्हारा बना 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा 90 माइनस थीटा बना। तो अब बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl के जगह पे क्या लिखेंगे, dy, क्योंकि आज हमारा dl नहीं है, आज dl हमारा dy है। साइन थीटा तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि dy और r के बीच का एंगल आज हमारा थीटा नहीं है, आज हमारा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि थीटा मैंने इसको मान लिया है। और अपॉन में r स्क्वायर। अब एक हेडेक ये भी है कि r है ना, तो r को मैं चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, cos थीटा लगाकर। यहां पे cos थीटा लिखो, ध्यान से अगर तुम देखो cos थीटा इस ट्रायंगल में तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया x, अपॉन में कितना हो गया r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r बराबर आ गया x अपॉन cos थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं x sec थीटा, r बराबर x sec थीटा। तो दूसरे ही केस में क्या लिखेंगे, दूसरे लाइन में dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dy, और यहां लिखेंगे cos थीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, तो क्या छोटे से एलिमेंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हाँ, जब कभी भी छोटे से एलिमेंट के कारण कुछ निकाल रहे हो तो इंटीग्रेट कर दिए, वो टोटल मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन, किसका ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन का ध्यान रखना है भाई साहब। अगर डायरेक्शन ध्यान रखना है मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ये देखना है कहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, कहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। अगर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से काम नहीं बनेगा। जैसे आपको मैं एक रिवीजन के तौर पे एक चीज बताता हूं, याद दिलाता हूं। जैसे मैंने बोला कि इस वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस 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 इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट का चार्ज काटेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, dx, एक्स पे जाकर dx का, और इस पे चार्ज कितना होगा, dq। इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, de, और डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर तुम ध्यान से देखो, दूसरे छोटे से एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन आएगा वो भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा, और दूसरे छोटे से एलिमेंट के कारण भी डायरेक्शन आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और दूसरे छोटे से एलिमेंट के कारण डायरेक्शन आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं पूरे वायर की वजह से या पूरे रॉड की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, क्या सबका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ही है, हाँ। और अगर सबका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, मैं क्या करूं, छोटे छोटे पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सबको ऐड कर दूं। और ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे, एक छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड, या फिर वायर बोल सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि ये आपके पास क्या है, ये वायर है, ऐसा सिचुएशन बन जाए, ये वायर है और इस वायर की वजह से सेंटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से थीटा पे जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट काटेंगे, जो छोटा सा चार्ज बनेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर इस छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, और इस छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। इस छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, इस छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, और इस छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। क्या इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है? और अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, वेक्टोरियली जोड़ेंगे। इसको नेट निकालने का मतलब, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब क्या है, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स
ड्यू टू स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हमने वायर के पेरीफेरी पर काटे हैं वो सबका डायरेक्शन अगर अलग अलग है, और जब डायरेक्शन अलग अलग है तो कैसे जोड़ेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम से। और इंटीग्रेशन कभी भी वेक्टर सम नहीं देता, इंटीग्रेशन हमेशा डायरेक्ट सम करता है। क्या करता है? डायरेक्ट सम। तो यहां पे डायरेक्ट सम तो कर रहा था, यहां पे वेक्टर सम लगाने की जरूरत भी नहीं थी, यहां सीधा सीधा ऐड हो जा रहा था सब कुछ, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन सब सीधा सीधा ऐड हो जा रहा था। तो यहां पे इंटीग्रेट डायरेक्टली कर देंगे तो यहां तो काम बन जाएगा, लेकिन वहां काम नहीं बनेगा। वहां पे अगर इंटीग्रेशन कर देंगे वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए पहले करते क्या है, पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ते हैं, एक्स वाला अलग इंटीग्रेट करते हैं, वाई वाला अलग इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसके बाद जो भी आएगा एक्स वाला अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वाई वाला अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सेम टू सेम वही काम यहां पे भी देखेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन है या अलग अलग डायरेक्शन में, हर छोटे 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 एलिमेंट के कारण। तो कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। अगर ये वायर है तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण करंट के डायरेक्शन में पाम रूल लगा रहा हूं, पाम रूल, करंट के डायरेक्शन में है ना, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, और मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड निकालना है तो उंगलियों को फैला दिया, किधर आएगा धक्का, नीचे। इस छोटे से एलिमेंट के कारण, थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट यहां काट ले रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड धक्का अंदर की तरफ आएगा। इस छोटे से एलिमेंट के कारण ऐसे रखेंगे और राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, धक्का अंदर की तरफ आएगा। मतलब हर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं होगा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अगर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें, सब एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ ही होगा, और अगर हमेशा अंदर की तरफ ही होगा तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये क्यों बताया, थोड़ा सा फील दिलाने के लिए, थोड़ा सा फील दिलाने के लिए कि भाई साहब, क्योंकि कई ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको कंपोनेंट तोड़कर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए ना, कहाँ कंपोनेंट तोड़ना है, कहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इस वायर के हर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सबका डायरेक्शन अंदर ही होगा, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन करते समय एक बात का ध्यान रखें कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। यहां पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो y भी वेरिएबल होगा और थीटा भी वेरिएबल होगा। फिर कैसे, सोचो, अगर एलिमेंट आप चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा और एंगल भी चेंज होगा और r भी चेंज होगा। तो मैंने देखो ध्यान से, y भी चेंज हो रहा था, थीटा भी चेंज हो रहा था, r भी चेंज होगा। मैंने r को तो रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अब हमारे पास इस वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक थीटा है एक और y है। तो या तो y को थीटा के टर्म में लिख दो या तो थीटा को y के टर्म में लिख दो, ताकि एक ही वेरिएबल तुम्हारे पास बचे। देखो यहाँ पे मेरे पास तीन वेरिएबल थे, y था, थीटा था और r था। मैंने r को ऐसे टर्म में मैंने लिखा जो जिसमें कुछ कांस्टेंट आ जाए। वो कांस्टेंट क्या है, x। हियर x इज द कांस्टेंट, x वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। जब मैं ये बोल रहा हूं कि x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब x कांस्टेंट है। समझो बात को। तो x तुम्हारा कांस्टेंट है, x नहीं बदल रहा। और अगर x नहीं बदल रहा तो ये कांस्टेंट है, तो बदल क्या रहा है, अलग अलग एलिमेंट के कारण y और थीटा बदल रहा है। और अगर अलग अलग एलिमेंट के कारण y और थीटा बदल रहा है तो बहुत अच्छे से देखो, इसको भी मैं चेंज करूंगा। यहां से tan थीटा लगाओ इस ट्रायंगल में। जब tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन में x। अब बताओ, y बदलने पर अगर y की वैल्यू बदलोगे, मतलब इसको खींचो तो y की वैल्यू बढ़ने लगेगी। जब y बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और y अगर कम होगा तो थीटा भी कम होगा, y अगर कम होगा तो थीटा भी कम होगा। मतलब y और थीटा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और इंटरलिंक्ड है तो डिफरेंशिएट कर दो, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/x कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो, इसको क्या कर दोगे, dy अपॉन में d थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया। तो बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो तो dy की वैल्यू कितनी आ गई, x सेक स्क्वायर थीटा इनटू में d थीटा। इसकी वैल्यू उठा के यहां पटक दो। जैसे पटकोगे इसकी वैल्यू उठा के यहां पर, तो dB की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। dy की वैल्यू कितनी है, x सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में
एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों देखो कट गए, एक्स और एक एक्स कट गया। तो बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो तो डीवी बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट बाई में कितना 4 पाई आई अपॉन में एक्स कॉस थीटा डी थीटा। देखो कितना आसान हो गया, मतलब वैल्यू में उठा के इधर उधर से रख दिया। देखो इसी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखा हूं मैं, लेकिन थीटा और एक्स के टर्म में, सिर्फ और सिर्फ थीटा और एक्स के टर्म में। चीजें बदल गई, आसान हो गया। अब क्या करना है, सीधा इंटीग्रेट कर दो, सीधा इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, वायर में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो आई कांस्टेंट है, उसी करंट के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्स भी कांस्टेंट है क्योंकि मुझे एक्स डिस्टेंस पर ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये पूरा कांस्टेंट था, इसको बाहर रखा और उसके बाद लिमिट लगाया किसका, एंगल का। कहां से कहां तक, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, तो क्या लिखेंगे, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है। अगर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हारा साइन होता है तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन थीटा, लिमिट लगाओगे माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा। फिर मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स, और यहां क्या लिखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो क्या लिखोगे, साइन अल्फा माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट रखोगे तो क्या लिखोगे, साइन माइनस बीटा। अब तुम्हें पता है माइनस साइन जो होता है साइन के बाहर निकल जाता है, कॉस में माइनस साइन बाहर नहीं निकलता है ना, लेकिन साइन में माइनस साइन बाहर निकलता है। मतलब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है ना। कॉस के एंगल में अगर माइनस होता है तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन साइन में माइनस साइन बाहर निकलता है, तो यहां बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला बना वो कितना बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स, और यहां क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दिस इज द फॉर्मूला। तो क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने से पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये फॉर्मूला तो हमें याद ही याद है, लेकिन साथ में अल्फा और बीटा क्या होता है याद होना चाहिए, साथ में एक्स क्या होता है ये याद होना चाहिए। आई तो नॉर्मली याद रहता है, आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन एक्स इज व्हाट, एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वायर फ्रॉम अ पॉइंट। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी डिस्टेंस ले लिया, कोई भी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्स इज व्हाट, एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा एंड बीटा इज व्हाट, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर एट दैट पॉइंट, है ना। अल्फा क्या होता है, वो एंगल होता है जो वायर का ऊपर वाला पॉइंट बनाता है। और बीटा क्या होता है, बीटा वो एंगल होता है जो वायर का नीचे वाला पॉइंट बनाता है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि अल्फा और बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन जस्ट ऑपोजिट होता है, दैट्स इट। तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में x is the perpendicular distance, alpha is the angle made by the topmost point of the wire, and beta is the angle made by the bottommost point of the wire at that point, and the sense of rotation of alpha and beta must be opposite to each other, must be opposite to each other, that's it। बस अगर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपके पास है, आपको याद है, तो मैग्नेटिक फील्ड का, वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आओ देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। मिटा दूं, स्क्रीन पॉज करके उतारिएगा भाई, है ना। उतारने में क्या रखा है समझा तो दिया ही मैं, स्क्रीन पॉज करके इसको उतारिएगा। चलो, तो अब अगर मैं बात करूं किस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, तो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, ये हमारे पास वायर है, 10 मीटर का एक वायर है, 10 मीटर लंबाई का एक वायर है हमारे पास,
ठीक है भाई, यहां से 0.01 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, है ना, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये क्या है, ये 5 मीटर है, नीचे वाला 5 मीटर है ना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.01 मीटर पे एक पॉइंट P है, वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, है ना, ये बात है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हुए मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं, है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं फिर दोबारा समझाऊंगा। तो जैसे मैंने अगर बोला कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अगर इनफाइनाइट वायर की वजह से आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मतलब एक वायर है जो कि लंबाई में बहुत लंबी है, नीचे भी इनफाइनाइट है और ऊपर भी इनफाइनाइट है, और मुझे यहां से d डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि पॉइंट P है। तो here we are required to find the magnitude of magnetic field at point P due to infinite long wire। तो अब सोच के देखो कि इस पॉइंट पर अल्फा क्या होगा। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर। अब सोच के देखो कि अगर ये फाइनाइट होता तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता, यहां पर अगर इतना लंबा वायर होता तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता, लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत ऊंचाई पर है, ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट तक पहुंचा है। तो ये सोच के देखो ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये वाला एंगल, ये जो तुम्हारा अल्फा है, ये अल्फा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये वायर का अगर टॉपमोस्ट पॉइंट अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये वाला एंगल किसको अप्रोच करेगा, 90 को अप्रोच करेगा। तो हम क्या बोलेंगे इस वायर के लिए, अल्फा की वैल्यू टेंडिंग टू 90। सिमिलरली अगर नीचे वाला पॉइंट भी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा भी 90 की तरफ अप्रोच करेगा। बस बीटा और अल्फा पता चल गया। और दूसरी बात सेंस ऑफ रोटेशन अल्फा और बीटा का अपोजिट है ही, क्योंकि एक सेंस ऑफ रोटेशन इधर बनेगा, एक सेंस ऑफ रोटेशन इधर बनेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको डी दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, साइन 90 प्लस में कितना हो जाएगा साइन 90। बहुत अच्छे से देखिए साइन 91, इसकी वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अगर इसे आप डायरेक्ट भी याद रख लें तो कोई बुराई नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी इज P बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, दैट्स इट, इसे याद रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स कह ले या डी कह ले, एक ही बात है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये जनरल फॉर्म में याद होना ही होना चाहिए, मिट गया हल्का सा, बीटा मिट गया है तो ये याद होना चाहिए, है ना। तो ये लॉन्ग वायर की वजह से है, इनफाइनाइट वायर की वजह से है। लेकिन कभी कभी सवालों में तुमसे क्या बोलता है, कभी कभी सवालों में तुमसे कहता है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है यार, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है आधा, मतलब इनफाइनाइट क्या होगा, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। लेकिन अगर सेमी इनफाइनाइट बोलूंगा मतलब एक साइड में इनफाइनाइट और एक साइड में फाइनाइट। तो बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर ये वायर है, इसके जो बॉटमोस्ट पॉइंट है इसी के जस्ट सामने एक पॉइंट P है, D डिस्टेंस पर यही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ऊपर की तरफ क्या है, इनफाइनाइट है। यही देख लो ना, इसमें करंट आई था ना। अब इसको आधा, जस्ट आधा काटोगे तब ना सेमी इनफाइनाइट होगा, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब इस वायर के आधे हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो जरा देखो इस वाले केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा टॉपमोस्ट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, तो अगर टॉपमोस्ट पॉइंट अगर एंगल देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू फिर से अप्रोच करेगी किसको, 90 डिग्री को। लेकिन अगर बीटा को देखोगे तो बीटा क्या होगा, अगर बीटा देखोगे तो बीटा क्या होगा 0 डिग्री। कैसे, ध्यान से देखो,
अगर वायर नीचे की तरफ होता, अगर वायर नीचे की तरफ होता तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता, इतना तो पता है ना यार। अगर वायर हल्का सा नीचे की तरफ होता तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता, ये कितना बना रहा होता, कुछ ना कुछ थीटा एंगल बना रहा होता मान लो। लेकिन अब सोचो ये वायर, ये इसका निचला पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट के जस्ट सामने है, इसका ये जो निचला पॉइंट है इस पॉइंट के जस्ट सामने है, तो ये क्या हो गया, ये एकदम सीधा हो चुका है। और जब ये एकदम सीधा हो चुका है तो बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये एंगल कितना बना लेगा, 0। अगर एंगल 0 बना लेगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0। बताओ साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। अब बहुत अच्छे से लॉजिकली देखो तो मैंने भी क्या बोला, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जस्ट आधा वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आधी मैग्नेटिक फील्ड भी तो मिलेगी। क्या बोला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के जस्ट आधे वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी तो आधी मिलेगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी, इसी का आधा कर दो 4 पाई डी, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी। तो फॉर्मूला याद रखो यार, फॉर्मूले में कुछ भी अल्फा बीटा डाल दो कि खड़ाक से आंसर आ जाएगा, अगर तुमको अल्फा बीटा पहचानने आ गया तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अब इस सवाल पे आते हैं। अब अगर तुम इस सवाल पे आते हो जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये 10 मीटर का वायर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0.01 मिलीमीटर पे एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तुमको I तो पता ही है, D तो पता ही है, तुमको क्या पता करना पड़ेगा, अल्फा। क्या पता करना पड़ेगा, अल्फा, ये अल्फा। और क्या पता करना पड़ेगा, बीटा। बीटा कितना बनाएगा इधर, अब अल्फा और बीटा निकालोगे, डालोगे, सॉल्व करोगे, बहुत समय लग जाएगा। लॉजिक लगा लो यार, लॉजिक लगाओ। क्या ये पॉइंट P इस वायर के बहुत करीब होगा, हाँ ये वायर है, ये जो पॉइंट P है इस वायर के बहुत करीब होगा। डेटा देखो ना, डेटा 0.01 मिलीमीटर और 10 मीटर का वायर है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 10 मीटर का वायर एक इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट करेगा अगर हमारा पॉइंट P वायर के बहुत करीब होगा, है ना। ये जो वायर है, जैसे मैंने बोला कि एक मैं मार्कर से एक पॉइंट लगा देता हूं यहां पर अपने हाथ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और मैं अपने हाथ को बहुत करीब लेके आता हूं और फिर उसके बाद मैं देखने की कोशिश करता हूं उस मार्कर वाले पॉइंट को कि जहां पे मैंने पॉइंट लगाया था हाथ पे, वहां पे साइन लगाया था, चिन्ह लगाया था, काले रंग का, ब्लैक रंग का टीका लगाया था, मैं उसको देखना चाहता हूं, क्या मुझे दिखेगा। मैं बहुत कोशिश कर लूं तब भी नहीं दिखेगा, मैं बहुत कोशिश कर लूं तब भी नहीं दिखेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे लिए वो पॉइंट क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब बेसिकली क्या है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, दैट इज बेसिकली नोन एज इनफाइनाइट। जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, दैट इज बेसिकली नोन एज इनफाइनाइट। क्या अभी अगर यहां मैं पेन से निशान लगा दूं, क्या मुझे ये पॉइंट दिखेगा, हाँ। क्या मेरे लिए ये इनफाइनाइट है, नहीं। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट को अपने आंख के, अगर मैं अपनी उंगलियों को इसी उंगलियों को या इसी हाथ को अपने आंख के बहुत पास में लेके आऊं, क्या मेरे लिए ये पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा, हाँ मेरे लिए पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसी तरीके से वायर बहुत लंबा है और जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो बहुत करीब है वायर से, तो दिस लेंथ ऑफ द वायर एंड दिस वायर एक्ट एज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फॉर दिस पॉइंट P। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो सीधा इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं यार, फॉर्मूला लगाओ, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, दैट्स इट, खत्म बात। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, दैट्स इट, खत्म बात। ये फॉर्मूला इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। अब अगर B की वैल्यू निकालना चाहो तो B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻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 ⁻
वैल्यू कितना है, मिलीमीटर में है, तो इसको क्या रख दो 0.01 इंटू में 0.01 इंटू 10⁻³ इससे ये काटोगे ये 2 हो जाएगा, ये 10⁻⁻² हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये इससे कटेगा तो -2 यहाँ बचेगा, तो 10⁻⁻1 मतलब पॉइंट में 2 टेस्ला।
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। तो लॉजिक लगाना था, अल्फा बीटा लगाने मत बैठना यार, है ना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो लॉजिक लगाना था, उस लॉजिक से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने कहा एक हमारे पास वायर है जिसकी लंबाई कितनी है 12, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंथ L है, ये पॉइंट P है, यहीं पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I। अब हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब अगर तुम्हें 12 और L के बारे में कुछ नहीं दे रखा और वैसे भी तुमको दिख रहा है इसका दोगुना है ना, तो बहुत लंबा तो नहीं है। मैं बहुत लंबे की बात किया हूं कि अगर लेंथ ऑफ द वायर बहुत लंबा हो जाए तब आप इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इस वाले केस में आप इनफाइनाइट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे ये 4 मीटर हो गया और ये 2 मीटर, तो क्या 2 मीटर को बहुत पास है क्या? नहीं, बहुत पास तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक लेंथ पे रखा है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला केस नहीं लेंगे। इनफाइनाइट वाला केस क्वेश्चन में ही दिख जाता है कि इनफाइनाइट है कि इनफाइनाइट नहीं है। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब निकालेंगे अल्फा और जब यहाँ पे निकालेंगे बीटा, तो अल्फा आपका इधर होगा अल्फा और इधर आपका क्या होगा बीटा। और मैं बता रहा हूँ यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री बेटा। अल्फा और बीटा दोनों 45 डिग्री होगा, है ना? कैसे? अरे यार ये L है, ये 12 है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये ऊपर वाला L नीचे वाला L लेंथ हो जाएगा। तो बताओ परपेंडिकुलर बाई बेस, अगर एंगल tan अल्फा बराबर लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो L और L कट गया, 1 आ गया, तो tan अल्फा बराबर कितना 1, इसका मतलब अल्फा बराबर 45 डिग्री। जब बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है तो हमेशा एंगल कितना बनाता है 45 डिग्री। वही तो है, ये बेस तुम्हारा L डिस्टेंस और ये तुम्हारा L है। 12 लंबाई तो पूरा वायर है ना, लेकिन आधा लंबाई L है, तो ये L तो ये 45, उसी तरीके से ये भी 45, दोनों 45 हो गए। बस अब क्या फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रखना है। तो B बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई D और साइन कितना हो जाएगा 45 प्लस फिर साइन कितना हो जाएगा 45, फिर क्या लिखेंगे 2 साइन 45, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई डी और 2 साइन 45, और साइन 45 की जगह पे क्या लिख देंगे सीधा सीधा √2, है ना भाई। तो बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई 2 से ये 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√2 पाई डी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन करंट अगर ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। डायरेक्शन तो निकाल ही देंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीखो, कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है। एक लास्ट सवाल लेते हैं। वो लास्ट सवाल ये है कि तुम्हारे पास क्या है, वायर है ना, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और मुझे यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 37, दिस एंगल इज 37 और ये वाला एंगल कितना है 53। तो मुझे क्या बताना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुने। आप x क्या लेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में x क्या लेंगे, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये जो तुमको r डिस्टेंस दे रखा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसीलिए डॉट 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 करके नीचे तक लेके जाएंगे वायर को, है ना, जानबूझ खींचना नहीं है, डॉट डॉट करके लेके जाना है। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यही होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से। दिख रहा है आपको 37 डिग्री और ये कितना दिख रहा है R, तो ये कितना हो जाएगा R cos 37, ये 37 दिखा ना, ये 37 ये R है। तो इस वाले ट्रायंगल ध्यान से देखिए, तो इसको तोड़ेंगे जब R को
along the base, तो कितना आ जाएगा r cos 37 मतलब कितना 4r/5। फिर उसके बाद अल्फा और बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन यहां पर देखो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर बना रहा है कितना 53 डिग्री और बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर कितना बना रहा है 37 डिग्री। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा का सेंस ऑफ रोटेशन तो क्लॉकवाइज होता है, वो तो सही है, तो अल्फा बराबर कितना है 53 डिग्री, लेकिन बीटा बराबर कितना हो जाएगा -37 डिग्री, नॉट 37 डिग्री। याद रखना है इस बात को, 37 नहीं -37 डिग्री, क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन सेम नहीं हो सकता, अल्फा और बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन सेम नहीं हो सकता। हमारे फॉर्मूले में अल्फा और बीटा सेम सेंस ऑफ रोटेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन के लिए एप्लीकेबल। अगर अल्फा ऐसे है तो बीटा ऐसे होना पड़ेगा। तो अल्फा का सेंस ऑफ रोटेशन तो सही था, लेकिन बीटा का अपोजिट था। बीटा का कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बीटा का ऐसा कब होगा, जब एंगल में माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, रोटेशन बदल जाएगा। तो बीटा बराबर -37, एक्स बराबर तुम्हारा ये है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स। तो फॉर्मूले में रख देना उठा के, सीधा आ जाएगा आंसर μ0I/4πx इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो हमारा मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल के लिंक को शेयर करिए। जिसको भी पढ़ने का मन है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने का मन है, उसको लिंक शेयर करिए, है ना। मैं पढ़ा ही रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, सबको पढ़ाई दे रहा हूँ, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो लिंक शेयर करिए, सबको लिंक शेयर करिए, जिसको भी पढ़ने का मन है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।